आज का हमारा टॉपिक है टीवी स्पाइन। ठीक है, नाम से क्या समझ आ रहा है? टीवी हम सब जानते हैं, ट्यूबरक्लोसिस है ना, नॉर्मल टीवी है। वो कहाँ पहुंच गई है? स्पाइन में, यानी हमारे वर्टिब्रास में टीवी हो रही है, उसको हम बोलते हैं टीवी स्पाइन। ठीक है। अच्छा, अब ये पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और माइंड में आपके आ सकता है कि सर स्पाइन में क्यों पहुंच रही वर्टिब्रा में? पूरा स्केलेटन सिस्टम है, पूरी बॉडी में पहुंच जानी चाहिए थी। तो टीवी स्पाइन से अच्छा है कि हम बोन टीवी पढ़ लेते तो पूरी बॉडी का कंप्लीट हो जाता। याद रखो, अगर बोन टीवी भी आता है तब भी यही लिख के आना है। क्यों लिख के आना है? क्योंकि बोथ तो पूरी बॉडी में, फिर पर्टिकुलर स्पाइन में क्यों लिख के आना है? क्योंकि पूरी बॉडी में मेजरली 99% जो सबसे पहले अफेक्ट होती है टीवी में, जो पूरी बॉडी के स्केलेटन सिस्टम में जो सबसे पहले अफेक्ट होने वाली बोन होती है, वो होती है आपकी स्पाइन। आपके जो वर्टिब्रास है पीछे, वो ही सबसे पहले अफेक्ट होते हैं बोन में 99%। अगेन हमेशा नहीं बोल रहा ऑल, है ना, हमेशा नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं कॉमनेस्ट साइट आपकी क्या है? स्पाइन ही है। इसलिए अगर बोन टीवी आती है तो आप ये लिख के क्या लिख के देंगे? पहली लाइन के बोन क्या था? स्पाइन इज द कॉमनेस्ट साइट फॉर दी बोन टीवी। और अगेन आप फिर ये स्टार्ट कर देंगे, एक ही बात है। ठीक है, तो ये तीन चार नाम से आ सकता है, ये टॉपिक तीन चार डिफरेंट डिफरेंट नाम से आ जाता है। क्या देखो, पहला तो टीवी स्पाइन क्लियर, ये समझ ही जाओगे अच्छा कि भैया टीवी स्पाइन है तो हम लिख देंगे। दूसरा बोन टीवी के नाम से आ सकता है, टीवी बोन है ना, बोन टीवी के नाम से कि आपको बोन में टीवी हो गई। बहुत सुना भी होगा कि बोन में टीवी हो जाती है, क्या होता है उसके बारे में हम डिफरेंट पूरा अच्छे से बात करेंगे, है ना। या इस नाम से आ सकता है, और किस नाम से आ सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंट नाम, पॉट्स डिसीज। ये बहुत डिफरेंट नाम है। ठीक है, पॉट्स डिसीज, ये जो इस टॉपिक का नाम है पॉट्स डिसीज। पॉट्स डिसीज के नाम से भी ये टॉपिक आता है, इसको पॉट डिसीज बोलते हैं। एक और नाम है इसका जिसमें आता है, वो नाम ऐसा है कि आप कॉमन है समझ लोगे, ट्यूबरक्यूलोसिस। क्या नाम है? ट्यूबरक्यूलोसिस। आप ट्यूबरक्लोसिस तो समझ ही जाओगे कि किस टीवी की बात हो रही है। ट्यूबरक्लोसिस, स्पॉन्डलोलाइटिस, स्पॉन्डलोलाइटिस, और क्या? SPONDYLITIS। ठीक है, स्पॉन्डलोलाइटिस। अब आप सोचोगे क्या स्पॉन्डलाइटिस का मतलब क्या होता है? स्पॉन्डलाई का मतलब होता है स्पाइन। क्या होता है? स्पाइन। और आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द स्पाइन। अब आप समझ रहे हो, बॉडी में कभी भी कुछ भी हो, इन्फ्लामेशन तो होना ही है। तो यहाँ स्पाइन में आपकी इन्फ्लामेशन हो रहा है, समझ आ रहा है, मगर किसकी वजह से? ट्यूबरक्यूलस की वजह से। तो उसका एक नाम क्या हो गया? ट्यूबरक्यूलर स्पॉन्डिलोलाइटिस। ठीक है, तो ये चार नाम से किसी भी नाम से आ जाए, आपको यही टॉपिक लिख के आना है। ठीक है, और यही टॉपिक आपको समझना है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, क्या होता है पॉट्स टीवी स्पाइन वगैरह, क्या होता है? अब देखो टीवी, अब एक तो ये जो लाइन लिखी है ना, ये लाइन तो आप वैसे ही समझ पा रहे होगे, स्पाइन विद न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। दिमाग लगाओ, जब स्पाइन आपकी, अगर स्पाइन है वर्टिब्रास में हो रही है, अब स्पाइनल में, स्पाइनल कनाल में हो रही है, तो वहां तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड रन करती है, तो उसमें तो आपकी सारी नर्व जाती है, यानी सर इन्वॉल्वमेंट में तो फिर वो भी आएंगी, यानी न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट तो आपका होना ही होना है, यानी नर्व आपकी डैमेज होंगी। और जो नर्व आपके जिस पार्ट को सप्लाई करती है, दैट इज इंटरप्ट न्यूरोपैथी। न्यूरो सर्जरी में यूट्यूब पे लेक्चर चल रहा है, पूरा पढ़ा चुका हूं। इंटरप्ट न्यूरोपैथी, कौन सी नर्व दबती है, तो क्या सिम्टम्स आते हैं, किस लेवल पे क्या होता है, पूरी बात कर चुके हैं। लंबर डिस्क डिसीज, सर्वाइकल डिस्क डिसीज और इंटरप्ट न्यूरोपैथी, तीनों चैप्टर रिवाइज कर लेना आज फिर जाके, न्यूरो सर्जरी के प्लेलिस्ट में डला हुआ है। क्योंकि फिर से ये, क्योंकि ये बार बार हम भूल जाते हैं किस लेवल पे दबने पे कौन सी नर्व अफेक्ट होती है। तो यही हम वही बात करेंगे, जिस लेवल पर आपको अफेक्ट होगा, जो नर्व दबेगी, उसके वही सिम्टम्स आपको अपीयर होंगे और वही सिम्टम्स आपके गड़बड़ होने वाले हैं। ठीक है, पहली लाइन क्या लिखी हुई है? द स्पाइन इज द कॉमनेस्ट साइट ऑफ बोन एंड जॉइंट टीवी। समझ रहे हो, स्पाइन क्या आपके कॉमनेस्ट साइट है बोन और जॉइंट टीवी की। अब एक, अब स्पाइन का आपने स्ट्रक्चर देखा हुआ है वर्टिब्रा का, उनमें देखो जॉइंट भी होता ही होता है ना, फैसेट जॉइंट। क्या होता है फैसेट जॉइंट? अगर सपोज ये L1 L2 है तो क्या फैसेट जॉइंट कैसे अटैच होता है? इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ L1 इज आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर फेसेट ऑफ L2। L1 का जो इंफीरियर इंफीरियर फेसेट है वो किससे आर्टिकुलेट होता है? L2 के सुपीरियर फेसेट से। हम जितने भी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, सर्वाइकल डिस्क डिसीज, PIVD, है ना, लंबर डिस्क डिसीज, सब में ये पूरा आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक एक चीज बेसिक से समझाई है, वहीं पे होता ही। तो उसमें ये जॉइंट है, ये इन्वॉल्वमेंट में आता है, ये पूरी बोन है, डिस्क है, और इधर आपकी स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही होती है। ठीक है, ये आपकी स्पाइनस प्रोसेस है, आपकी ट्रांसवर्स प्रोसेस है ना, और इधर पेडिकल्स के पास, और इधर आपकी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही होती है। जब यहाँ पर इन्फेक्शन होगा तो यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही है वो भी तो अफेक्ट होगी,
और ये जो फेसेट जॉइंट्स वगैरह ये भी अफेक्ट होंगे, सब कुछ अफेक्ट होगा, और यहाँ पर इन्फ्लामेशन वगैरह और वो सब आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर मैं बात करूं कि अगर वो इन्फेक्शन L1 L2 पे फैल रहा है तो क्या सिम्टम्स आएंगे? जो L1 L2 के बीच में जो नर्व जाती हैं, वो जिधर वो नर्व जिस पार्ट की है हमें उधर उसका क्या मिलेंगे? सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। हम इस पर बहुत पहले बात भी कर चुके हैं, हमने पूरा एक डायग्राम भी देखा था, एक इमेज भी देखी थी, आपको दिखाता हूं एक सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। इमेज ओपन हो रही है। ये आ गई, ये हमने बात करी थी, हमने पूरा आपको ये इमेज भी उस टाइम पे मैंने पूरी दिखाई थी आपको। अगर मैंने जैसे L1 L2 के बीच में बात करी, अगर नव दब रही है तो L1 L2 में कौन सी नव कंप्रेस होगी? L2 की होगी। हमने बोला था ऊपर वाली जो नर्व है वो ऊपर से निकल जाती है, हमेशा नीचे वाली नर्व कंप्रेस होती है। तो आपको क्या होगा? वेरिकोज वेन होंगे, लेग पेन होगा, कंप्लेक्स होगा। कौन से एरिया अफेक्ट होंगे आपके? अपेंडिक्स, एब्डोमेन और थाई रीजन। तो उसी प्रकार से जिस जिस एरिया की नर्व दबेगी उसके वो सिम्टम्स आपको जो उसमें देखने को मिलेंगे। तो क्या हमने बोला था? स्पाइन इज द कॉमनेस्ट साइट ऑफ बोन एंड जॉइंट टीबी। अब सर ऐसा है क्या सिर्फ स्पाइन में ही होती है? 99% स्पाइन में ही होती है, और फिर वो फैल कर आपकी बाकी सारे स्केलेटल सिस्टम की तरफ जाती हैं। जैसे आपकी लॉन्ग बोन्स है ना, फीमर हुई, ह्यूमरस हुए, फिर इनमें भी ट्रांसवर्स कर जाती है। देखो टीबी हमेशा याद रखो फैलने वाली बीमारी है। टीबी आप जानते हो हमेशा 99% स्टार्ट कहां से होती है? लंग्स से। कहां से होती है? लंग से होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लंग्स के अलावा कहीं और नहीं होती, हो जाती है। लंग्स में के अलावा कहीं और भी हो सकती है, लिम्फ नोड्स में भी हो सकती है, आपकी जीआईटी सिस्टम में भी हो सकती है, कहीं भी। मगर 99% आपके लंग में होती है। क्यों होती है इन सब की बात? अगर जब मैंने आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ाया था ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस, वहां मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करा था, वो भी डला हुआ है कि क्यों लंग्स में। क्योंकि लंग्स में उसको क्या, वो बैक्टीरिया क्या प्योर एरोबिक है, उसको अपने सर्वाइवल के लिए मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए, और जितनी ज्यादा उसे ऑक्सीजन मिलेगी उतना ही वो डेंजरस होता चला जाएगा, उतना ही वो अपनी ग्रोथ करेगा। तो बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां मिलेगी आपको? जहां फैक्ट्री है वहीं घुस जाओ, लंग्स में। इसीलिए वो बहुत अच्छा करता है। अब हमेशा ऐसा होता है कि ये बैक्टीरिया क्या करता है, जब पहले पूरे लंग्स को अफेक्ट कर देता है तो फिर ये फैलता है, फिर ये क्या है, फिर क्या अपना घर बनाने की कोशिश करता है। तो सबसे अच्छा रास्ता क्या होता है? दो ही रास्ते होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक ब्लड होता है आपका, दैट इज हेमेटोजेनियस रूट, और दूसरा आपका क्या होता है? लिम्फेटिक फ्लूइड, दैट इज लिम्फेटिक फ्लूइड। इसमें अगर वो किसी में भी जाके, क्योंकि ये दोनों फ्लूइड आपकी पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हैं, मोस्ट कॉमन ब्लड। अब क्या होता है, अब जब ये बैक्टीरिया ट्रेवल करता है तो ये कहीं भी जा सकता है। हमेशा याद रखो, प्राइम आपके जो वर्टिब्रा में जो ये टीबी होती है ना, ये बोन टीबी हमेशा सेकेंडरी होती है 99.99%। देखो पॉइंट वन हमेशा छोड़ दिया करो, ऑलवेज ऑलवेज वर्ड नहीं लिखने से अच्छा है कि मोस्टली ये सेकेंडरी होती है। आपके बॉडी में कहीं ना कहीं और पहले टीबी प्रेजेंट होगी, और उसमें भी सबसे कॉमनेस्ट जगह लंग्स, जहां सबसे पहले होती है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जहां लंग्स में पहले टीबी नहीं मिली, पहले आपके लिम्फ नोड्स में या जीआईटी में हो गई, उसके बाद फैल के हो गई। तो वो डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया को अच्छी अपॉर्चुनिटी कहां मिल रही है, वहीं वो ग्रो करेगा। तो जो आपके वर्टिब्रास में जो ये फैलती है ना पॉर्सिटिस, हमेशा सेकेंडरी होती है। प्राइमरी ये लंग्स से ही चल के आ रही होती है, ब्लड के थ्रू या किसी के, और मोस्ट कॉमन रूट क्या है? ब्लड। बैक्टीरिया ब्लड में पहुंच जाता है और वो ट्रेवल करके आपके कहा? वर्टिब्रास में पहुंच जाता है। अच्छा सर वर्टिब्रास में क्यों उसको अच्छा हो जाता है, क्यों? उसका एक रीजन अभी मैं बताने वाला हूं, दैट इज बैटसन प्लेक्सिस। वहां एक बैटसन प्लेक्सिस होता है, उस वो रीजन की वजह से बैक्टीरिया वहां ट्रैप हो जाता है और उसे जगह मिल जाती है फैलने की, है ना। तो इस वजह से सबसे पहले कहा जाता है आपके वर्टिब्रा में जाता है, फिर उसके बाद आप समझ लो इसको फैलने की आदत है। अगर अगर सपोज करो ये लंबर रीजन में हो गया, ठीक है, लंबर रीजन आपका कहां प्रेजेंट होता है? एब्डोमेन के पास। तो जब भी ये लंबर रीजन में होता है ना, तो ये क्या करता है, अब लंबर रीजन में आपकी जब लंबर वर्टिब्रा को अफेक्ट कर ले के बाद या फिर फैलेगा, तो फैल के जाएगा कहां? आगे क्या है? पीछे तो आपकी बैक है, आगे क्या है? एब्डोमेन। एब्डोमेन में जो उधर आगे के जो आपके ऑर्गन्स रखे हुए हैं एब्डोमेन में, जो मसल्स है, उनको इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। ये हमेशा फैलने वाला है, ये आसपास की चीजों को हमेशा पूरा पूरा का पूरा इन्फेक्शन करते हुए चलता है। ठीक है, देखो अभी समझ आएगा जो मैंने इतना बोला ना, अभी मुझे मालूम है 20% समझ आएगा, 80% ऊपर से गया है।
लेकिन ये सारी बातें भी जब एक एक करके हम डीप में चलते चलेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो द स्पाइन इज द कॉमनेस्ट साइट ऑफ बोन एंड जॉइंट टीवी, और उसमें भी स्पाइन के अंदर भी जो सबसे कॉमन रीजन है वो है डोर्सोलंबर रीजन। व्हाट इज डोर्सोलंबर रीजन? दैट इज T12L1, जहां पर आपका थोरेसिक खत्म हो रहा है और लंबर आपका स्टार्ट हो रहा है। T12L1 इज द कॉमनेस्ट साइट फॉर द बोन टीवी, वहां पर आपको सबसे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ना। और डोर्सोलंबर के बाद भी अगर आपसे पूछे सेकंड मोस्ट कॉमन तो लोअर लंबर। लोअर नंबर मतलब क्या? T12 के ऊपर चले जाए, जैसे T11 T12, ये एरिया फिर ज्यादा अफेक्ट देखने को मिलेगा T12L1 के बाद, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हर बार यही पहले होगा, ये मोस्टली है, सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाली जगह ये होती है, बाकी जरूरी नहीं है कि सर्वाइकल में भी पहले हो जाए, ठीक है। लेकिन मोस्टली ये सबसे ज्यादा पहले अफेक्ट होने को देखेगा। या ऊपर अगर ये हो गए तो फिर ये धीरे धीरे का ऊपर की तरफ भी ट्रेवल करेगा बैक्टीरिया, नीचे की तरफ भी करेगा, तो थोरेसिक भी इन्वॉल्वमेंट में ले लेगा, सर्वाइकल भी, यानी पूरी आपकी स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट में आ जाएगी। तो द डोर्सोलंबर रीजन बॉडी बीइंग द वन अफेक्टेड मोस्ट फ्रीक्वेंटली, सबसे ज्यादा अफेक्टली में ये देखा गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद होता है कौन सा? लोअर लंबर रीजन, उसके बाद वो ज्यादा अफेक्ट देखने को मिलता है आपका। बोन टीवी दे रहा है। और अभी मैंने फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि स्पाइन आपकी मोस्टली होती है, इसलिए अगर बोन टीवी के नाम से भी आता है तो पहली लाइन यही लिख के आना कि स्पाइन इज द मोस्ट कॉमन साइड फॉर इन्फेक्टेड टीवी इन बोन, और फिर ये पूरा स्टार्ट कर देना, फिर ये वही बात होती है, क्योंकि जो जिसमें सबसे ज्यादा हो रहा है तो हम उसी के लिए पढ़ रहे हैं। तो बोन टीवी और ये होना कोई अलग बात नहीं है, लेकिन आपसे कोई पूछे कि हर बार ऐसा नहीं है कि क्या लॉन्ग बोन और बाकी के जॉइंट में नहीं हो सकती, हो सकती है, वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है कि ऐसा है कि लंग्स से सबसे पहले उनमें फैल जाए, तो रेयरेस्ट चांस होता है, लेकिन सबसे पहले फैलेगी आपकी स्पाइन में, ये सबसे ज्यादा सबसे होने वाले ज्यादा चांस है, ठीक है। तो टीवी ऑफ स्पाइन क्या? पॉट डिसीज क्या? स्केलेटन टीवी इज ऑलवेज सेकेंडरी। काम है ना, यहाँ ऑलवेज सेकेंडरी लिखा है। जब ईटियोलॉजी पढ़ोगे तो वहां आपको एक डायरेक्ट रूट भी बोल देंगे, तो वो बहुत नियर टू नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, कि डायरेक्टली बैक्टीरिया आपके स्केलेटन यानी आपके बोन में पहुंच गया, क्योंकि वो वहां वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वहां इतनी ऑक्सीजन मिलती नहीं है। तो सर फिर वहां से कैसे कर लेता है कि लंग्स के बाद फिर कैसे कर लेता है? ड्यू टू वो अपने आप को एक्यूमिडेट कर लेता है उसके अंदर। जब आपके लंग्स के अंदर होता है तो वो आपकी इम्यूनिटी को भी डिप्रेस कर चुका होता है, प्लस वो उसकी इतनी ग्रोथ हो चुकी है, इतनी एनर्जाइज में आ चुका होता है कि वो अब जहां पर उसे कम ऑक्सीजन भी मिलेगी तो वहां पर भी वो सर्वाइव कर लेगा, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में बैक्टीरिया होता है बहुत कमजोर, उसको चाहिए सबसे ज्यादा अपना खाना, वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उसका खाना क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे पहले वहां पहुंचता है जहां फिर उसे लगता है कि भैया अब हम पूरे हो गए, ताकतवर हो गए, अब हमें बॉडी मान नहीं पाएगी, फिर वो फैलने की कोशिश करता है। हर किसी का यही रूल होता है लाइफ में, पहले एक जगह ढूंढते हो, जब आपको लगता है कि हाँ अब मेरा सही समय आ गया एक्सपेंड करने का, फिर वो एक्सपेंड करता है जब सारी चीजें उसके क्या हो, उसके पोटेंशियल को इंक्रीज कर रही हो, ठीक है। तो उसी तरीके से बैक्टीरिया भी होते हैं बॉडी में, जब फॉरेन पार्टिकल ये हमेशा एक जगह पर जाते हैं, उस जगह पर जाना पसंद करते हैं जहां वो अपनी ग्रोथ कर सके, और जब उन्हें लगता है कि हाँ उनमें इतना पोटेंशियल डेवलप हो गया कि वो एक्सपेंड कर लेंगे, और भले उस सिचुएशंस उनके इतने साथ भी ना हो, इतनी ऑक्सीजन नहीं हो तो कोई बात नहीं, वो फिर भी कर लेंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना पोटेंशियल अपने अंदर डेवलप कर लिया है अब, और उन्होंने आपकी बॉडी को इतना अफेक्ट कर भी दिया है, उन्होंने आपकी बॉडी को इतना इम्यूनिटी थोड़ी बहुत डाउन कर भी दिया कि अब उन्हें इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली। तो स्केलेटन टीवी इज ऑलवेज सेकेंडरी, प्राइमरी कहां होगी? हमेशा लंग्स में। और हमेशा मत बोलना लिम्फ नोड्स और जीआईटी, मैं ऊपर भी बात कर चुका हूँ, 99% लंग्स में ही स्टार्ट होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कभी कभी लंग्स में ना होकर लिम्फ नोड और जीआईटी में भी प्राइमरी हो जाती है, फिर लंग्स में फैल जाती है। लेकिन अपन हमेशा एक ही गोल्डन रूल याद करके बैठे, टीबी मतलब लंग्स, ठीक है, वो बात सही है, लेकिन कभी कोई पूछे तो हमेशा ये नहीं बोलना कि टीबी सिर्फ टीबी लंग्स से ही स्टार्ट होती है, टीबी और लिम्फ नोड और जीआईटी से भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। लेकिन बस क्या ये दिक्कत होती है कि वहां पर ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया को सीधे गया और सीधे आपके लंग्स में घुस जाता है, बैक्टीरिया को तो कितने सारे बॉडी में जाता है, लेकिन ऐसा होता है कि सर्वाइव अगर कर गया इन केस, उसमें इतना पोटेंशियल, मालूम ऐसी वाली टीबी कब होती है? सोचो, गैस करो कि मतलब ये वाली टीबी आपको कब हो सकती है कि जो लंग्स से छोड़ के दूसरी जगह पे जाए? वो जब हो सकती है सर कि किसी और को टीबी थी, उसके अंदर जो बैक्टीरिया थे वो पोटेंशियल वाले थे, अच्छी पावर वाले थे, अब उसकी टीबी अगर मेरे अंदर आ गई, वो बैक्टीरिया अगर मेरे लंग्स में चला गया तो सीधे मुझे इन्फेक्ट कर ही देगा, और लंग्स में ना जाके मेरे दूसरे रूट में ब्लड में चला गया, लिम्फ नोड में चला गया, तो मुझे इफेक्ट करने के उसके ज्यादा चांसेस है एक नॉर्मल वन बैक्टीरिया के, जिसमें बिल्कुल पोटेंशियल नहीं था,
ठीक है, तो ऐसे केसेस में लंग्स के अलावा लिम्फ नोड और उनकी टीबी होने के चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं। इटियोलॉजी क्या होगी? कौन करता है? एक ही बैक्टीरिया है, टीबी बैसिलस, ट्यूबरक्लोस बैसिलस बैक्टीरिया है, वो आपको कराता है। रूट क्या होगा? ऑलवेज सेकेंडरी, क्योंकि मे स्प्रेड टू दी बोन थ्रू, ये बोन में हमेशा आपके आके फैलता है, बोन में कभी डायरेक्टली नहीं होता। मगर नीचे जाके आप एक डायरेक्ट रूट भी लिख दोगे, क्योंकि हमेशा 0.1% चांसेस उसके भी होते हैं। तो सर कौन सा रूट हो सकता है? पहला रूट होता है ब्लड। ब्लड सबसे बड़ा रूट है आपके बॉडी में सब कुछ फैलाने का, क्योंकि सब कुछ ट्रेवल करा कौन रहा है? ब्लड। न्यूट्रिशन कौन ट्रेवल कराएगा? ब्लड। ऑक्सीजन कौन करा रहा है? ब्लड। प्रोटीन कौन कराएगा? ब्लड। कोई भी ड्रग खाओगे ट्रेवल कौन कराएगा? ब्लड। तो सब कुछ ट्रेवल ब्लड कराएगा। कोई भी बैक्टीरिया जाएगा तो ट्रेवल कौन कराएगा? ब्लड। अब उसी तरीके से अब ब्लड क्या है आपके स्पाइन में भी जाता है। अब स्पाइन में गड़बड़ क्या हो जाती है? स्पाइन में आपके प्रेजेंट होता है एक बैटसन प्लेक्सिस। क्या होता है बैटसन प्लेक्सिस? ये इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ वेन्स, इट इज कॉम्प्लिकेटेड। लाइन सुनना क्या बोल रहा इट इज कॉम्प्लिकेटेड वॉल्वलेस। वॉल्वलेस मतलब क्या होता है? वॉल्व, जो हमेशा इनके ऊपर ये वॉल्व होते हैं ना, देखो किसी भी, हमेशा देखो आर्टरीज वेन उनके ऊपर एक वॉल्व होते हैं जो उसको बंद चालू करते हैं, खोलते हैं। ये जो प्लेक्सस है इसमें वॉल्व नहीं होता। इट इज कॉम्प्लिकेटेड वॉल्वलेस नेटवर्क ऑफ वेन्स। ये वेन है ना, दिख रही ना, आर्टरी तो नहीं, वेन्स का ये नेटवर्क है। इट इज कॉम्प्लिकेटेड वॉल्वलेस नेटवर्क ऑफ वेन्स लोकेटेड नियर वर्टिबल कॉलम। ये वर्टिबल कॉलम के नियर लोकेटेड होते हैं। और ये इनका काम क्या है? ये वेनस ड्रेनेज कराते हैं, जो आपका वेन्स का जो फ्लूइड होता है उसको ड्रेन करके बाहर निकालते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बाहर निकालते हैं, और आर्टरीज आके ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं। अब ये क्या सिस्टम, ये प्लेक्सस है, इसमें क्या होता है कि जब भी इसमें ब्लड आता है ना, इसी में, ये इतना खतरनाक प्लेक्सस होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि इसमें बैक्टीरिया इजीली ट्रैप हो जाता है। जो बैक्टीरिया आया ना, इसमें क्या है, आकर अब ये पूरा प्लेक्सस है, छोटी वेन बड़ी वेन आ रही है तो ब्लड फ्लो काफी स्लो हो जाता है, और बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा चांसेस मिल जाते हैं यहाँ ट्रैप हो जाने के, क्योंकि बैक्टीरिया यहाँ फंस के रह जाए इसके अंदर। फ्लो उसको, बैक्टीरिया को देखो, वो तो बैक्टीरिया ऐसा समझो नदी में तैरते हुए जा रहा है, नदी क्या, ब्लड की नदी है, तैरते हुए जा रहा है। अब ऐसा कोई रूट आएगा जो बिल्कुल पतला है, तो वहां बैक्टीरिया को चांस मिल जाएंगे दूसरी चीज से चिपकने के, क्योंकि वहां पे फ्लो ऑफ ब्लड वो कम हो गया। तो ये जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, जब इसमें ब्लड ट्रेवल करता है ना, तो इतनी छोटी छोटी वेन्स आ जाती है कि उसमें बैक्टीरिया फंस जाता है, और फंसकर वो वहां चिपककर फिर अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। इसी को बोलते हैं बैटसन प्लेक्सिस। यही एक बैटसन प्लेक्सिस है। बाकी ब्लड सारी बोन्स में भी जाता है, वहां इतना प्लेक्सिस ना प्रेजेंट होने की वजह से, इतना नैरोइंग प्लेक्सिस ना होने की प्रेजेंट, वहां पे चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। और यहाँ इतना नैरोइंग प्लेक्सिस और इतना कॉम्प्लिकेटेड प्लेक्सस होने की वजह से बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं क्या, बैक्टीरिया या इजिली क्या हो जाता है, क्या हो जाता है आपका, चिपक जाता है। ठीक है ना, अटैच्ड हो जाता है बैक्टीरिया, यहाँ पर फंस के रह जाता है ना। तो ये चीज आप बिल्कुल याद रखना। आपसे कोई पूछ सकता है कि स्पाइन में ही क्यों, क्या रीजन है? सर बैटसन प्लेक्सिस। बैटसन प्लेक्सिस बस एक वर्ड में बोल दोगे आपको, आपका वो खत्म, क्वेश्चन वही खत्म हो गया कि वो आपसे पूछेगा स्पाइन का, वो आपसे यही पूछना चाहता है कि स्पाइन में क्यों, बाकी बोन में क्यों नहीं, क्योंकि सर बैटसन प्लेक्सिस वहां प्रेजेंट है, उसकी वजह से ऐसा होता है। दूसरा आपका क्या, मैं बात कर चुका हूं, दैट इज लिम्फेटिक स्प्रेड। पहला ब्लड है, दूसरा आपका लिम्फ नोड्स है, जो लिम्फेटिक सिस्टम आपका पूरा बॉडी में जाता है तो वो सेकेंडरी, और थर्ड वन डायरेक्ट। मैंने पहले तो स्टार्टिंग में ऑलवेज लिख के आ गए हम, लेकिन फिर भी हम डायरेक्ट लिख के आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 0.1% चांसेस हो जाते हैं कि डायरेक्ट भी बैक्टीरिया पहुंच जाए। क्योंकि किसी चीज को आप बॉडी में, किसी भी चीज को आप 100% पॉसिबिलिटी के साथ कभी नहीं बोल सकते, कभी भी नहीं। अच्छा, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स कौन होंगे? अच्छा, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? वो लोग जिनमें ज्यादा चांसेस हैं, जिनमें ज्यादा चांसेस हैं पॉट्स डिसीज होने के। कौन? कि जिनको पहली चीज, जिनको लंग डिसीज, तो लंग टीबी तो है ही है, प्लस उसके बाद बॉडी में उनकी और कमियां हो, जैसे उनको बॉडी में अनेमिया हो, तो वीकनेस है, ऑक्सीजन नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, तो क्या इजिली, तो अनेमिया हो गया। डेबिलिटी का मतलब होता है फिजिकल वीकनेस, जिनकी इम्यूनिटी डिक्रीज है, तो उनके बहुत ज्यादा चांसेस होगा। अब इम्यूनिटी, वैसे अब तो इम्यूनिटी है नहीं, और आपका लंग्स में टीबी हो रखा है, वो तो पूरे चांसेस मिल गए फैलने के भैया। तो ऐसे लोग ज्यादा अनीमिया है, जिन्हें डिबिलिटी है, लोकल में कोई ट्रोमा हो गया हो, है ना, कोई ट्रोमा हो जाए तो है लोकल ट्रोमा कॉज। अब जैसे ट्रोमा का मतलब क्या, कि वर्टिब्रा के आसपास ही कोई ऐसा ट्रोमा हो गया और वहां पर आपका बैक्टीरिया को एंट्री मिल जाए घुसने की, है ना, टीबी ट्यूबरक्लोसिस टीबी बैक्टीरिया को एंट्री मिल जाए,
तो वहां पर उसके ज्यादा चांसेस है। और हमेशा दो ही चांसेस बनते हैं कि अगर हमने क्या पढ़ के आए थे, फ्लेक्सस वहां पर हमेशा ब्लड के थ्रू आता है, तो दो ही चांसेस हो सकते हैं। या तो वहां पर क्या हो जाए कि जो आर्टरीज वगैरह है वहां पर हेमरेज हो जाए, कि जो आर्टरीज हैं जो वहां पर वेनस सिस्टम में वो हेमरेज फट जाए, तो वहां पर ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा और उसमें बैक्टीरिया एंटर करके करा देगा, या तो वो चांसेस है। या फिर जो ब्लड फ्लो जा रहा है वो स्लो हो जाए, दैट इज वेस्कुलर स्टेसिस। वेस्कुलर स्टेसिस मतलब स्लो ब्लड फ्लो इन द वेन, क्योंकि वही सबसे बड़ा चांसेस। अगर ब्लड फ्लो की स्पीड मेंटेन है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई बैक्टीरिया वगैरह वहां पर उस पर्टिकुलर जगह पे अटैच हो पाए, क्योंकि फ्लो तेज है। अब स्टेसिस का मतलब क्या, फ्लो स्लो हो गया, बैक्टीरिया आया तो उसको चांसेस मिल गए वहां पर चिपकने के। दूसरी चीज की, अगर जो वहां पर जो वेन्स आर्टरी वो रप्चर हो जाए, तो सारा ब्लड ही उसी जगह पर एक्यूमुलेट होने लग गया, ब्लड वो आगे जा ही नहीं पा रहा, ट्रेवल ही नहीं कर पा रहा, तो बैक्टीरिया वगैरह को चांसेस मिल गए उस जगह पर अटैच होने के, है ना। सब कुछ आपके चांसेस के ऊपर है। तो दोनों है कि अगर ब्लड फ्लो स्लो हो गया तो भी है, और अगर जो आर्टरी रप्चर वो अगर वो रप्चर होकर फटी गई तो फिर बात ही खत्म हो गई। फिर तो वो सारा ब्लड ही एक ही जगह पे एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वहां तो उसे पूरे चांसेस है चिपकने के कि वहीं पर वो अटैच्ड हो जाएगा और अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। तो ये सब तो नॉर्मल प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स आपके यहाँ पर बनते हैं। होता क्या है, अच्छा एक आपको और बात बता दूं, मेल टू फीमेल में नियर अबाउट ये देखा गया कि मेल थोड़े ज्यादा प्रोन होते हैं, ठीक है। इसका ऐसा कोई वो नहीं है, बस ये देखा गया क्योंकि मेल में टीवी ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू फीमेल, इसलिए उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं पॉट्स डिसीज के। कितने, 1:5, 1.5 का रेशियो होता है, ठीक है। 1.5 का रेशियो होता है, 1.5:1 का रेशियो देखा गया है, ठीक है। ये आप याद रखना, ये आप लिख के आ सकते हो अपने हिसाब से। मोस्ट कॉमनेस साइड डॉर्सोलंबर रीजन, अब मैं आपको बता चुका हूँ। डॉर्सोलंबर के बाद कौन सा रीजन बताया था, लोअर थॉरेसिक, है ना। कि लोअर थॉरेसिक मतलब से T11 T12 वाला रीजन, है ना। फिर उसके बाद तो फैलने को तो वो कहीं भी फैल सकता है। क्या पैथोफिजियोलॉजी रहेगी, हम इतनी देर से सर जो पैथोफिजियोलॉजी तो पढ़ा रहा हूँ इतनी देर से, क्या बोल रहा हूँ, क्या मैंने बोला कि जो सबसे पहले प्राइमरी आपकी टीवी होगी, प्राइमरी जो फोकाई बनेगी, जो फोकस का मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया एक जगह पर एक्यूमुलेट होकर अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं। कहाँ करते हैं, किस जगह पर, हम बात कर चुके हैं लंग्स, मोस्ट कॉमन हमने लंग्स की बात करी है। तो जो प्राइमरी फोकस है वो मे बी एक्टिव, और क्यूसेंट, एक्टिव का मतलब कि वहां पर एक्टिव हो चुका है, और क्यूसेंट का मतलब होता है कि भैया वो बैक्टीरिया पहली बार वहां पर आया था मगर उसे उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाई कि वो अपनी ग्रोथ कर पाता, तो वो इंतजार कर रहा था कि भैया रुको, हमें ब्लड के थ्रू ट्रेवल करने दो, हमें कोई जो ऐसी जगह मिल जाएगी जहां हमें इतनी ऑक्सीजन वगैरह मिल जाएगी, तो हम वहां पर अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। तो मे बी एक्टिव और क्यूशन क्या होता है, लंग्स, टॉन्सिल्स, मीडियास्टनम, और भी मैं आपको बता चुका हूं, और भी क्या बताए थे आपके, लिम्फ नोड, जीआईटी, इनमें भी। लेकिन मोस्ट कॉमन आपका क्या होता है, हमेशा लंग्स होता है। अब वहां पर आपका पहले सबसे पहले आपको टीबी हो गया, अब वो टीबी वहां पर ग्रोथ करने के बाद किस में जाएगा, किस में जाएगा, वो बैक्टीरिया किस में जाएंगे, ब्लड में, बात कर चुके थे। उस ब्लड में जाने को बोलते हैं बेसिलीमिया। 2 मार्क्स में ऑप्शन आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज बेसिलीमिया, इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड। अब बेसिलीमिया एक कॉमन वर्ड है कि जो बैक्टीरिया है ना, वो बैक्टीरिया किसी का भी हो सकता है कि वो ट्रेवल कर रहा है, तो क्या, इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड, जो बैक्टीरिया कहीं एक जगह प्रेजेंट था वो ब्लड में आके अब वो ट्रेवल करना जब वो स्टार्ट कर देता है, उसको वर्ड को बोलते हैं बेसिलीमिया, कि यहाँ पर किसी को इन्फेक्शन हुआ था, वो बैक्टीरिया अब आपके ब्लड में ट्रेवल करने लग गया, यानी वो ट्रेवल कर रहा है तो वो कहीं भी पहुंच सकता है, उस वर्ड को बोलते हैं बेसिलीमिया। अब वो पहुंच के सबसे पहले कहा जाएगा, हम जब स्पाइन की बात कर रहे हैं तो स्पाइन में ही जाएगा, क्योंकि मोस्टली हमने उसी की बात करा था। और अच्छा, स्पाइन में क्यों फंस रहा था, क्योंकि सर वहां पर प्रेजेंट था बैट्सन प्लेक्सिस। तो अब क्या होगा, थ्रू द आर्टरी एंड वेन्स, और वेन्स की वजह से तो सबसे ज्यादा चांसेस किसकी वजह से थे, वेन्स की वजह से। क्यों सर, क्योंकि वेन्स का मिल रहा था वहां पर बैट्सन प्लेक्सिस, बैट्सन प्लेक्सिस इन द स्पाइन। क्या था बैट्सन प्लेक्सिस, मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी बैट्सन प्लेक्सिस की, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड वॉल्वलेस क्या नेटवर्क ऑफ वेन्स लोकेटेड नियर वर्टिबल कॉलम, इट प्रोवाइड वेनस ड्रेनेज। और इतनी नैरोइंग होने की वजह से यहाँ पर आपका जो बैक्टीरिया है वो इजिली फंस रहा था, ठीक है। और वहां पर आपके वेन्स के बैट्सन प्लेक्सिस के बाद आपके स्केलेटल सिस्टम में चला जाएगा, यानी यहाँ से आपकी किस में चला जाएगा, आपके वर्टिब्रा में बैक्टीरिया चले और इसको इन्फेक्टेड करना वो स्टार्ट कर देगा। तो रीच द स्केलेटन सिस्टम, और क्या, फाइनली वहां पर वो ट्यूबरकल डेवलप करना स्टार्ट कर देगा, यानी वहां पर वो सेकेंडरी टीबी स्टार्ट कर देगा। प्राइमरी टीबी कहां से थी, यहां पर थी आपको प्राइमरी टीबी, ठीक है। प्राइमरी टीबी वो उसने ट्रेवल करा किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू ब्लड के थ्रू बाद वो कहां पहुंच गई, वर्टिब्रास के बैट्सन प्लेक्सिस में।
कहां पर पहुंच गई, वेटसन प्लेक्सिस में, ठीक है। और वेटसन प्लेक्सिस के बाद वो पहुंच गई कहां पर, आपके स्केलेटन सिस्टम यानी वर्टिब्रास में। वर्टिब्रा के बाद फाइनली उसने यहां पर क्या कॉज करा दी, सेकेंडरी टीबी, ठीक है। ये आपकी सिंपल क्या थी, इसकी पैथोलॉजी थी, ठीक है। क्या क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे, पेशेंट क्या कंप्लेंट करेगा, सोचो। पेशेंट सर वही सिंपल कंप्लेंट करेगा, पेन की करेगा, क्योंकि इसका हमने एक नाम और क्या पढ़ा था, इसका हमने स्पॉन्डिलोलाइटिस क्या पढ़ा था कि ये ट्यूबरक्यूलस स्पॉन्डिलोलाइटिस भी है, यानी इन्फ्लामेशन के साइन भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसमें इन्फ्लामेशन वर्ड याद रखना, आगे एक ऐसी चीज बताने वाला हूं इसमें जो अभी तक आपने कहीं वर्ड नहीं सुना होगा, अभी आएगा आगे, बहुत अच्छा बताऊंगा कि वहां पर सारी चीजों को जो अभी मैं इतना बोल रहा हूँ ना उसको मैं थोड़ा घुमाऊंगा, देखना आगे क्या बोलता हूँ। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या होगी स्टार्टिंग में, क्या तकलीफ होगी स्टार्टिंग में, आपको पेन होगा, बैक पेन होगा, और क्या होगा, तो बैक पेन इज कॉमनेस्ट। इट मे बी डिफिकल्ट, स्टार्टिंग में तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर कुछ टाइम बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं नहीं सर मेरे को इस पर्टिकुलर जगह पे जैसे कोई डॉक्टर टच करेगा, अच्छा L1 L2 पे आपको टच करेगा, अच्छा बोलेगा सर हाँ यही पेन हो रहा है पर्टिकुलर बहुत ज्यादा, तो फिर आप हिसाब से समझोगे अच्छा PIVD हो सकते हैं, ये वो दिमाग लगाओगे, 14 चीजें जब ठीक नहीं होंगी तो फिर आप बोलोगे ये काम करो MRI वगैरह करा लो, फिर आपको MRI वगैरह जब कराओगे उन सब में फिर आपको इन्फेक्शन नजर आएगा, तब आपको समझ आएगा कि अच्छा ये आपको क्या है कि ये टीबी आके फैल गई है, ठीक है। तो इस चीजों से याद रखो, जब पर्टिकुलर किसी को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पेन बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो पता कर लो उसको कोई टीबी वगैरह तो नहीं है, उससे पूछ के देख लो, है ना, उससे पता करना जरूरी है, उसकी हिस्ट्री पता करो कि उससे पहले कभी टीबी रही हो कि अब नहीं हो, ठीक है। अब उसकी टीबी ठीक हो गई, इसका मतलब ये तो ना कि वो क्या पता हो बैक्टीरिया वहां पर पहुंच गया, अब वो वहां पर आपका इन्फेक्शन करना उसने स्टार्ट कर दिया हो, पहले कभी उसे टीबी रही हो, तो ऐसा पूछना जरूरी होता है। ये सब जब हिस्ट्री लेते हो तो उसमें ये पता करा करो, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसको एक कॉमन पॉइंट पे पेन हो रहा है अभी, हमें समझ नहीं आ रहा, हम समझ रहे हैं छोटी मोटी कोई चीज होगी, पता चला वो बोन टीबी थी, और हम उसको डिले करते चले गए, हम इलेक्ट्रोथेरेपी लगा दी, हमने एक्सरसाइज करा दी, हमने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करा दी, और पता चला वो इन्फेक्शन को हमने फैला दिया पूरी बॉडी में। अच्छा, एक्सरसाइज ज्यादा करा दोगे तो इसमें इन्फेक्शन क्यों फैल जाएगा, इसकी बात मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो क्या इट मे बी डिफ्यूज्ड नो मोर डन अ डेल एक्टिव इन अर्ली स्टेज, स्टार्टिंग में आपको इतना समझ नहीं आएगा, फिर लेटर में तो आपको लोकलाइज्ड बिल्कुल एकदम जगह टच करोगे तो खतरनाक पेन होगा, और आपके पास पेशेंट तभी आएगा, स्टार्टिंग में तो वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। बिकम्स लोकलाइज्ड टू द अफेक्टेड डिसीज सेगमेंट, से पर्टिकुलर T12 L1 हो रहा है तो वहीं उसे बहुत भयंकर पेन होगा, है ना, तो टच करने पे भी तकलीफ होगी, और डिपेंडिंग अपॉन द नर्व रूट अफेक्टेड इट में प्रेजेंट एज, है ना, जिस जगह की नर्व रूट अफेक्ट हो रही है। अब कैसे, अगर सर्वाइकल रूट पे हो रहा है, अगर सर्वाइकल C1 से लेके C7 के में कहीं इन्फेक्शन हो रहा है तो कहां तकलीफ होगी, पेन नाम, ये देखो। अब सपोज करो, अब देखो अगर किसी को तकलीफ हो रही है नेक, अब सपोज करो उसको इन्फेक्शन फैल गया C5 C6 में, तो C5 C6 में कौन सी नर्व रूट डैमेज होंगी, C6 वाली, तो नेक मसल शोल्डर में पेन आएगा। C6 C1 हो गया तो थायराइड शोल्डर बर्सा और एल्बो में पेन आएगा, तो डिपेंड करेगा कि कौन सा वो अफेक्ट हो रहा है ना, या फिर पूरा अगर C3 से लेके C6 हो गया तो फिर C4 C5 और C6 तीनों के सिम्टम्स डेवलप मिलेंगे पेशेंट के अंदर। ये सब मैं आपको इंट्रापेन न्यूरोपैथी में पूरा कंप्लीटली एक एक करके अच्छे से पढ़ाया था, तो रिवाइज करना उसका। तो पेन जैसे अगर सर्वाइकल रूट में अगर है तो कहाँ पेन होगा, तो ये तो आप बोल दोगे सर कि जिस नर्व रूट पे उसके उस पर्टिकुलर सिम्टम्स आएंगे, कॉमन में जैसे अपर लिम्ब में पेन होगा, डॉर्सल रूट का गर्डल में पेन होता है ना, डॉर्सोलंबल रूट का कहाँ एब्डोमेन में पेन होता है, क्योंकि उसकी सप्लाई होती है वहां, नर्व सप्लाई वहां होती है तो पेन वही होगा। लंबर रूट का पेन होता है ग्रोइन रीजन में, और लंबोसेक्रल का तो आप जानते हो शियाटिक पेन, हम बात भी कर चुके हैं। लंबोसेक्रल जब आपको लंबर डिस्क डिसीज पढ़ाई थी तब L5S1 पे हमने पूरा शियाटिक पेन की बात करी थी, क्योंकि वहां से शियाटिक नर्व निकलती है ना, L4 L5 और L5S1 में दोनों में शियाटिक नर्व का कंप्रेशन होता है। जाकर आज रिवाइज करना न्यूरोसर्जरी में आपको पूरा लंबर डिस्क डिसीज और ये सब मैंने पढ़ाया था, ये पूरा, क्योंकि देखो ये है तो ना, देखो है भले ये टीबी, लेकिन हो तो पर्टिकुलर कहाँ रही है, आपके लंबर आपके कहाँ हो रही है, वर्टिब्रास में हो रही है, स्पाइन में हो रही है, तो वो जो स्पाइन में हो रही है तो नर्व तो कंप्रेस होंगी, अब जो नर्व कंप्रेस हो रही है उसके वो सिम्टम्स आएंगे, जिस जगह की हो रही है उधर का पेन होगा आपको, ठीक है। स्टिफनेस देखने को मिलेगी, स्टिफनेस मिलेगी, स्टिफनेस मतलब कि स्टार्टिंग में वेरी अर्ली सिम्टम इन टीबी ऑफ द स्पाइन। अब ये लाइन बहुत अच्छे से रट्टा मार लेना, वेरी अर्ली सिम्टम मतलब कि जब आप स्टार्टिंग में, जब जैसे किसी को अभी तकलीफ होना स्टार्ट हुई है ना, बोन टीबी उसका भी फैलना स्टार्ट हुई है स्पाइनल रीजन पे,
तो आप जब उसको एक पर्टिकुलर जगह पर टच करोगे तो उसे बहुत पेन फील होगा, वेरी अर्ली सिम्टम इन टीबी ऑफ द स्पाइन, ठीक है। और आप समझ रहे हो टेंडरनेस तो वही जानते हो क्यों होती है, क्योंकि एक जगह पर्टिकुलर जगह पे जब इन्फेक्शन फैलता है तो वहां की सारी आसपास की मसल किस में चली जाएंगी, स्पाज्म में, और वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन हो। और ये सब हो ही क्यों होगा, सिम्टम स्टिफनेस वगैरह क्यों आएंगे, ड्यू टू इन्फ्लामेशन, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। अगला वर्ड देखो, ये सबसे बड़ा स्पेशल वर्ड लिखा है, आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ा, अभी तक नहीं पढ़ा होगा, दैट इज कोल्ड एब्सिस। क्या होता है कोल्ड एब्सिस, ये अभी तक आपने इसी में पढ़ा है, इससे पहले अभी तक मैंने आपको कोल्ड एब्सिस नहीं पढ़ाया कहीं भी। क्या होता है कोल्ड एब्सिस, कोल्ड एब्सिस का मतलब होता है एन एब्सिस का मतलब क्या समझ, का मतलब होता है पस फॉर्मेशन। कोल्ड का मतलब इससे क्या रिलेशन है, तो एन एब्सिस दैट लेक्स द इंटेंस इन्फ्लामेशन, ऐसा पस फॉर्मेशन जहां पर इन्फ्लामेशन के साइन नहीं होंगे। क्या, एन एब्सिस दैट लेक, नहीं लैक, और लैक ऑफ द इंटेंस इन्फ्लामेशन, यानी देयर आर नो एसोसिएट। अब क्या साइन होते हैं इन्फ्लामेशन के, 5 हम बात कर चुके हैं, रेडनेस, टेम्परेचर का इंक्रीज होना, है ना, आपको क्या बोलते हैं, पेन होना, और इरिटेबिलिटी होना, और स्वेलिंग आना, ये 5 साइन होते हैं। ये साइन नहीं मिलेंगे, यानी नो एसोसिएटेड रेडनेस, टेम्परेचर, टेंडरनेस, ये सब आपको नहीं देखने को मिलते। सर अभी तो इतनी देर से बात करते आ रहे हो कि पेन होगा, स्टिफनेस होगी, अब आप बोल रहे हो ये सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्या मतलब, ये सब आपको नहीं देखने को मिलेगा लेट फेज में। कौन से फेज में, लेट फेज में। जब स्टार्टिंग में तो जब पेशेंट को नया नया जब बोन टीबी हो रहा होगा ना, पॉट्स, तब तो उसको सब फील होगा, जैसे थोड़ा टाइम पीरियड हो जाएगा, इन्फेक्शन अच्छा खासा फैल जाएगा, सारे के सारे इन्फ्लामेशन के साइन बंद हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, दैट इज पस। बस पस ही पस मिलेगा और कुछ नहीं मिलता। कोई उसे, अब उसको पूछोगे ना, उसको जब उसको बहुत ज्यादा सीवियरिटी हो गई होगी तो पूछोगे पेन हो रहा है, नहीं हो रहा, आप वहां पर कोई टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, कोई स्वेलिंग नजर नहीं आ रही होगी, सिर्फ एक ही चीज दिखेगी, पस। इसको बोलते हैं कोल्ड एब्सिस। स्टार्टिंग में तो देखो, इसलिए मैंने कहा था वेरी अर्ली सिम्टम, स्टार्टिंग में तो आपको पेन मिलेगा, स्टिफनेस मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी, हीट मिलेगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग फेज है। आगे चल के कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ये बैक्टीरिया जब फैल जाते हैं तो ये सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को खत्म कर देते हैं, सारे इन्फ्लामेशन के साइन को वहां पर आपके पूरे खत्म कर देते हैं। एब्सिस का मतलब यहाँ आप समझ रहे हो, क्योंकि कोल्ड एब्सिस 2 मार्क्स में आपसे पूछ लेते हैं कि कोल्ड एब्सिस होता क्या है, तो आप बोल के क्या डेफिनेशन लेके आओगे, एन एब्सिस डेट लैक द इंटेंस इन्फ्लामेशन। जो इंटेंस इन्फ्लामेशन यानी क्या मतलब इंटेंस, कि कोई रेडनेस नहीं मिलेगी, नो एसोसिएटेड रेडनेस, टेम्परेचर इंक्रीज, टेंडरनेस, कुछ नहीं, सिर्फ क्या मिलेगा, पस मिलेगा। और ये इसमें देखा जाता है, तो इसलिए इसके लेट फेज में सिर्फ पस ही पस रह जाता है, बाकी कोई इसको पेन फील नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया इतना ज्यादा ग्रोथ कर जाते हैं, जो पूरे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के जो होते हैं, जो इन्फ्लामेशन के साइन फैलाते हैं, रेडनेस करना और ये सब करना। इसलिए मैंने आपको बहुत बार लेक्चरों में बता चुका हूं कि इन्फ्लामेशन होना आपकी बॉडी में बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन विद इन अ लिमिट। ऐसा नहीं कि वो कि भैया बैक्टीरिया जरा बॉडी इन्फ्लामेशन कर ही चली जा रही है, जैसे कोविड में हुआ, इतना भी नहीं, लेकिन विद इन लिमिट में आपको पेन होना, कुछ भी होना, ये आपके बॉडी के साइन होते हैं, आपको बता रहे हैं कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब सोचो वो जो मेन इन्फ्लेमेटरी में उन्हीं के साइन को खत्म कर देगा बैक्टीरिया, तो कितना खतरनाक सीवियर फैलता चला जा रहा है। फिर सिर्फ वहां पर पस ही पस मिलता है, फिर उसकी सर्जरी करके हमें फिर वो पस निकालना पड़ जाता है। तो कोल्ड एब्सिस, ठीक है, ये आपको ये कोल्ड एब्सिस समझ लोगे लेटर में। फिर आखिरी में पैराप्लेजिया मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे सिंपल वर्ड्स पर, दैट इज स्पॉट्स। दिमाग लगा, इसका नाम कोल्ड एब्सिस क्यों रखा, एब्सिस तो पस है, कोल्ड क्यों रखा, इसलिए रखा क्योंकि इन्फ्लामेशन के साइड में जो सबसे बड़ा होता है ना, टेम्परेचर हाई, हाई टेम्परेचर टच करने पे उसको इतने टेंस करो, पेन होगा, प्लस आपका टेम्परेचर होता है, रेडनेस वगैरह होती है, वो सब कुछ नहीं मिलता, टेम्परेचर कोई हाई नहीं होता, टेम्परेचर हाई